अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नया चैप्टर लेकर। 11th क्लास का पहली किताब का 10वां चैप्टर, संविधान का राजनीतिक दर्शन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संविधान का दर्शन किसे कहते हैं। संविधान के अंदर शामिल मूल्यों और आदर्शों को संविधान का दर्शन कहा जाता है। जैसे कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित है। अब संविधान के दर्शन को हासिल करने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के लिए कोई कानून है जो धर्म, भाषा या जाति के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी लगाता है। ये कानून समानता के विचार से संबंधित है और ये कानून इसलिए बना क्योंकि हम सब लोग समानता को बेहतर मानते हैं, मूल्यवान मानते हैं। तो इस तरीके से संविधान के अंदर जो कीमती अच्छी मूल्यवान बातें शामिल की गई हैं या जो आदर्श शामिल किए गए उन्हें ही संविधान का दर्शन कहा जाता है। संविधान को एक सामाजिक बदलाव का साधन माना जाता है क्योंकि संविधान सरकार को निरंकुश होने से रोकता है, सबके हितों की रक्षा करता है, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन मुहैया कराता है बदलाव लाने के लिए, भेदभाव को खत्म करता है, ऊंच नीच को खत्म करता है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की स्थापना करता है। इसलिए संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन माना जाता है। हमें बार बार संविधान सभा की ओर मुड़कर देखना पड़ता है कि संविधान सभा में किस तरीके की बहस हुई थी और किस तरीके के वाद विवाद हुए थे, क्योंकि संविधान सभा की बहसों का अध्ययन करने से, वाद विवादों का अध्ययन करने से हमें कई तरीके के लाभ होते हैं, फायदे होते हैं। कई बार अलग अलग संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अपने मुताबिक करती हैं और राजनीतिक क्षेत्रों में कई तरीके के विवाद भी होते हैं। ऐसे में संविधान सभा की ओर मुड़कर बहसों का अध्ययन करने से और वाद विवाद का अध्ययन करने से ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का किसी आदर्श के पीछे क्या उद्देश्य था और आदर्श की सही व्याख्या तक पहुंचा जा सकता है। भारतीय संविधान की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिसमें से सबसे पहली उपलब्धि है स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। आजादी से पहले राजा राममोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की थी और 1919 रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत के संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया और नागरिकों को कई तरीके की स्वतंत्रता दी गई, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता आदि। दूसरी जो उपलब्धि है वो है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संवैधानिक उपायों की आवश्यकता है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि सबके साथ न्याय हो सके। तीसरी उपलब्धि है विविधता और अल्पसंख्यक। भारत में विविधता पाई जाती है और बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक हैं, तो इसलिए भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। जैसे कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार दिया गया है। अब किसी भी समुदाय को धर्म के साथ साथ भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जा सकता है। इस तरीके से भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक है वो अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं और अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं। चौथी जो उपलब्धि है वो है धर्मनिरपेक्षता। पश्चिम के अंदर धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध को अपनाया गया, यानी धर्म और राज्य एक दूसरे से एकदम अलग होने चाहिए, लेकिन भारत के अंदर पारस्परिक निषेध को नहीं अपनाया गया बल्कि सैद्धांतिक दूरी के नियम को अपनाया गया। यानी सरकार आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर धर्मों के अंदर दखल भी दे सकती है ताकि धर्मों के अंदर जो बुराइयां हैं जैसे कि सती प्रथा, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, इन तमाम बुराइयों को धर्मों से दूर किया जा सके। और पांचवी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में शुरू से ही सभी नागरिकों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार दिया गया है, जबकि पश्चिमी देशों में शुरू में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को या अमीर लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। वहां पर गरीबों को, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से ये जो 5 उपलब्धि हैं ये भारतीय संविधान की बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
हम 7वें चैप्टर में संघवाद के बारे में पढ़ चुके हैं और अनुच्छेद 370 और 71 का जो संबंध है वो संघवाद से ही है। भारत के अंदर संघवाद अमेरिका के संघवाद की तुलना में बहुत अलग है। अमेरिका के अंदर संघवाद की जो रचना है वो समतोल है। वहां पर सभी राज्यों को समान माना गया, सभी राज्यों को सीनेट के अंदर 2-2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया गया, ना ही ज्यादा छूट दी गई। लेकिन भारत का जो संघवाद है वो असमतोल है। भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी इसका झुकाव एकात्मक की ओर है और कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया। इसी के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 370 और 371। 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दी गई है। इस अनुच्छेद के मुताबिक जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान है और केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून कश्मीर में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वहां की राज्य सरकार उस कानून को पास ना कर दे। दूसरा है अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सभी राज्यों को स्वायत्तता दी गई है। तो इस तरीके से भारत का जो संघवाद है वो अमेरिका के संघवाद के मुकाबले बहुत ही अलग है। अब जरा हम एक नजर जापान के संविधान पर डालते हैं। जापान का संविधान 1947 में बना और जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है क्योंकि इसके अनुच्छेद 9 में शांति की कामना की गई है, युद्ध और सेना से दूर रहने का समर्थन किया गया है। तो इस तरीके से जापान के संविधान को हम शांति संविधान कहते हैं। लेकिन यह संविधान परिस्थितियों के मुताबिक बना क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान बुरी तरीके से मित्र राष्ट्रों से हार गया जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ और जापान के ऊपर अमेरिकी सेना का नियंत्रण था। तो जापान के अंदर जो संविधान तैयार किया गया वो अमेरिका की सेना की देखरेख में तैयार किया गया। तो इस तरीके से जापान पर सेना ना रखने का दबाव था। तो ये जो संविधान बना ये परिस्थितियों के मुताबिक बना, यानी जापानियों ने अपनी इच्छा से अपना संविधान नहीं बनाया बल्कि अमेरिका की सेना के दबाव में अपना संविधान तैयार किया था। तो इस तरीके से परिस्थितियां जो होती हैं वो संविधान निर्माताओं की सोच पर छाई रहती हैं। भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना को संविधान का संक्षिप्त रूप माना जा सकता है। प्रस्तावना के जरिए हम संपूर्ण संविधान को संक्षेप में समझ सकते हैं। इसी वजह से प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 4 प्रमुख आदर्श दिए गए हैं। पहला है न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समानता और चौथा बंधुत्व। भारत के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। हर भारतीय नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, पूजा पाठ और उपासना की भी स्वतंत्रता दी जाएगी और भारत के हर नागरिक को प्रतिष्ठा, अवसर की समानता दी जाएगी। भारत के हर नागरिक के अंदर भाईचारे की भावना पैदा की जाएगी ताकि देश की एकता अखंडता भी बनी रहे। पर काफी सारे लोगों ने हमारे संविधान की आलोचना भी की है। उनका यह मानना है कि ये जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है वो बहुत ही अस्त व्यस्त है और हमारी जो संविधान सभा थी वो प्रभु संपन्न संस्था नहीं थी। संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य समाज के उच्च वर्ग से थे और बहुत सारे लोगों का तो ये तक कहना है कि ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। जैसे कि एक संविधान सभा के सदस्य ने कहा था कि हम तो वीणा सुनने के आदी हैं, सितार सुनने के आदी हैं, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बाजा बज रहा है। इस तरीके से काफी सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से भारतीय संविधान की आलोचना करने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन हमारा संविधान इन सभी आलोचनाओं पर पानी फेर देता है क्योंकि ये संविधान बेहतर तरीके से लगातार काम कर रहा है। अब जरा हम एक नजर कार्टून पर डाल लेते हैं। ये जो कार्टून है, इस कार्टून में संविधान सभा और संविधान के राजनीतिक दर्शन को दिखाया गया है। ये कार्टून दिखाता है कि संविधान में सभी विचार, दर्शन और आदर्शों को समान महत्व दिया गया है, जैसे समाजवाद, उदारवाद, स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि। लेकिन इसके दर्शन को हासिल करने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस खेल के मैदान में हर विचार को दौड़ लगाने की छूट है, लेकिन एम्पायर लोकतंत्र है। जिस तरह क्रिकेट में एम्पायर का होना आवश्यक है ताकि खेल ईमानदारी से चलता रहे,
ठीक उसी तरह संविधान के दर्शन के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का होना आवश्यक है ताकि सही व्याख्या और दर्शन को हासिल किया जा सके। तो दोस्तों, ये था आपका 10वां चैप्टर, संविधान का राजनीतिक दर्शन। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम कीमत पर आसानी से नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप कमेंट में भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।